हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। देखिए, ये जो हम विद्युत का चैप्टर स्टार्ट किए थे, इसमें कुछ पोर्शन बच गया है और एमसीक्यू बचा है। ठीक है, मोस्ट 10 एमसीक्यू इसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हमारा बचा था कुछ पोर्शन, उसे हम देखते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का संयोजन यानी प्रतिरोध को हम कैसे जोड़ें। ठीक है, जैसे कैसे जोड़ सकते हैं, एक हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, एक हम समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ सकते हैं, जब प्रतिरोध के सिरों के यानी सिरों से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो यानी इस प्रकार क्रम के हमको श्रेणी क्रम में कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से दिया है, यहाँ से आप देखो क्या दिया, यहाँ से देखो R1 R2 R ये प्रतिरोध बनाया है, जिसमें धारा क्या है, इसमें धारा जो है नियत है, ये कभी भी चेंज इसमें नहीं होती इन श्रेणी क्रम में। यानी एक नियत है, यानी I नियत है, यानी I इसमें भी, I इसमें भी, I इसमें, I इसमें। अब यहाँ से वोल्टेज जो रहा तो यानी V1 वोल्टेज, V2 वोल्टेज, V3, और जो प्रतिरोध है R प्रतिरोध, R1 R2 R3 प्रतिरोध है। ठीक, तो R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। ठीक, I बराबर क्या होता है, यानी I कभी भी चेंज नहीं हो रहा तो हमारा I वैसे नियत ही रहेगा। ठीक है, अब यदि V की देखा जाए तो V भी हमारा चेंज हो रहा है। V बराबर क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, अब इसे यदि रेशियो आप निकालेंगे तो आपका ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रेशियो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 और इक्वल टू R1 रेशियो R2 यानी R3 हो जाएगा। ठीक है, यदि इसमें हम देखें क्या लिख सकते हैं, R बराबर क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 आप लिख सकते हैं। ठीक, ये एंड सो ऑन ऐसे कर दीजिएगा। ठीक, ये आपका श्रेणी क्रम के लिए। समांतर क्रम के लिए क्या होता है, समांतर क्रम के लिए इस क्रम के सभी प्रतिरोध प्रथम श्रेणी के यानी प्रथम सिरों के एक बिंदु तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। मतलब क्या होता है, एक ए है एक ए है, जितना भी जोड़ा जाएगा R1 R2 R3। ठीक, इसमें क्या I हमारा डिवाइड हो रहा है, I1 I2 I3, और इसमें V जो रहे आपका क्या होता है, V जो आपका ये समांतर क्रम में V आपका कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता। तब क्या लिख सकते हैं, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। जब आपका 3 रहेगा 3 करेंगे, 4 रहेगा तो 4, 5 6 कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए समांतर क्रम के सभी प्रतिरोध के में धारा का मान अलग अलग होता है, यानी धारा का मान अलग होता है। धारा देखो क्या डिवाइड हो रही है तो मान तो क्या अधिक अधिक होगा, यानी कि अलग अलग होगा ही। ठीक है, यही तुमसे पूछा। और इसमें भी तो क्या देखो, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का विभवांतर अलग अलग होता है, यानी V हमारा चेंज हो रहा था इसमें, तो V हमारा चेंज हो रहा था तो हम क्या कर दिए, V को हम यहाँ से चेंज किए हैं। ठीक है, V को हम यहाँ पर चेंज किए, मगर यहाँ से हमारा V चेंज नहीं हुआ। तो समांतर क्रम में सभी प्रतिरोध की धारा का मान अलग अलग होता है। ठीक है, परंतु सभी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम के लिए I1 रेशियो I2 रेशियो I3 यानी 1/R1 प्लस 1 यानी रेशियो R/1/R2 1/R3 होता है। ये था आपका प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक, अब सेलों का संयोजन यानी सेल को हम कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक, श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में से सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, मतलब एक सेल यहाँ एक सेल यहाँ एक सेल यहाँ ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाएगा, ये श्रेणी क्रम होता है। ठीक, जैसे यहाँ से हमें क्या दे रखा है, श्रेणी क्रम में कैसे आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में देखिए कैसे जोड़ सकते हैं, दिया है आपका जोड़ा दिया है। ठीक, एक सेल है और 2 सेल है, 3 सेल है, यानी सेलों का संयोजन है। यदि R आंतरिक प्रतिरोध है, यानी R आंतरिक प्रतिरोध, V तुम्हारा का विद्युत वाहक बल वाले N सेलों के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल वाहक बल बराबर क्या होता है, NE होता है। ठीक, अब हमारा कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर NR होता है। अब यानी संयोजन यानी संयोग से ली गई धारा I बराबर E N कैपिटल E बटे NR बटा कैपिटल R होता है। ठीक, R क्या है, वाह प्रतिरोध, और स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। यदि एग्जाम हमें क्या बताएं, यदि हमारा R बड़ा रहे किससे, N और R से, तो हमारा कुल आंतरिक प्रतिरोध वाह प्रतिरोध से अधिक होगा, यानी बहुत कम होगा। 2 सेलों के संयोग से ली गई धारा एक ही सेल में ली गई धारा के लगभग N गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, अब यदि हमारा R छोटा रहे किससे, N और R से, यानी आंतरिक प्रतिरोध से, हमारा बाहर यानी बाहर का जो प्रतिरोध वो कम रहे, तो उसमें क्या दिया, कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत अधिक हो तो सेलों का संयोज में ली गई धारा एक सेल से ली गई धारा के बराबर होती है, अर्थात अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, ये है आपका श्रेणी क्रम के लिए। ठीक, यदि आपका आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है किसमें, बाह्य प्रतिरोध से, तो आपका जो श्रेणी क्रम में जोड़े तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब समांतर क्रम में दिया क्या, समांतर क्रम में सभी सेलों के
घन सिरों के लिए एक, यानी धन सिरों से एक बिंदु से तथा ऋण सिरे के दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक, यहाँ से मतलब क्या होता है, एक तर यानी ऊपर नीचे जोड़ा जाता है। ठीक, जैसे यहाँ से हम बता देते हैं मतलब क्या होता है, एक ये है, एक ये है, तो इनके क्या कर देंगे, एक ही से हम अटैच कर देंगे। ठीक, यहाँ से कोई भी बैटरी यहाँ से आप लगा सकते हैं, यही हमसे बोला है। ठीक, आर प्रतिरोध वाले यन सेलों के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी जोड़ा जाता है जिसमें यानी प्रत्येक का विभव यानी विद्युत वाहक ई हो तो, यानी आर बराबर क्या हो सकता है, प्रतिरोध आर बराबर यानी स्मॉल आर बटे यन होता है। ठीक, अब यानी ली गई धारा बराबर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल यन ई बटे आर प्लस यन आर होता है। ठीक, ये था आपका सेकंड का। अब ये आपका डायग्राम दिए रखा। अब हमें कुछ कंडीशन दे रखा, क्या, यदि आपका स्मॉल आर बड़ा हो एज कम्पेयर टू, यानी आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो किससे, बाहर के प्रतिरोध, तो तब क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से अधिक हो। यदि अधिक है तो संयोग ली गई धारा एक सेल में ली गई धारा के n गुना होती है। ठीक, अब यदि हमारा कैपिटल यानी बाहर का प्रतिरोध ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आंतरिक प्रतिरोध, अर्थात आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से कम है, तो संयोग में ली गई धारा का मान एक सेल द्वारा ली गई धारा के मान के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात इससे क्या पता चला, कम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों के समांतर क्रम में जोड़ने पर कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, ये था आपका प्रतिरोध को कैसे यानी सेल को कैसे जोड़ा जाए। अब यहाँ से हम कुछ लाभ पढ़ेंगे। ठीक, पहला हमारा दिया है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या होता है, किरचॉफ के प्रथम लॉ, यानी किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पे मिलने वाली धारा बीजीगणितीय का शून्य होता है। मतलब क्या होता है, ये जो धारा इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, यहाँ से देखो इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो यानी क्या होता है, उसका मान हमेशा शून्य होता है। ठीक, ये संधि की ओर यानी संधि की ओर मतलब क्या होता है, ये बिंदु है, इस तरफ जो धारा जा रही है वो क्या होगी, धनात्मक होगी। मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। संधि से दूर जाने वाली धारा क्या हो जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक, यही तुमसे बोला है। तो ये क्या, ये जो नियम है मतलब क्या होता है, संधि की ओर जो जा रही धारा वो पॉजिटिव है, जो संधि से दूर जा रही है वो निगेटिव है। तो यही नियम क्या होता है, आवेग यानी आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है। ठीक, द्वितीय नियम क्या दिया, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों के बीजगणितीय योग इस पास पे लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या होता है, यानी ये सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई होता है। तो ये आपका कौन सा, ऊर्जा संरक्षण का, यानी किरचॉफ के प्रथम जो नियम है आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है, दूसरा जो नियम है आपका ऊर्जा संरक्षण नियम के पालन करता है। ठीक, अब यानी क्या होता है, वीस्टीन-शोथ ब्रिज है, कहते हैं यानी व्हीट स्टोन सेतु है। इसमें 4 प्रतिरोध जोड़कर बनाई गई एक बंद आकृति होती है। एक प्रतिरोध 2 3 4 प्रतिरोध एक बंद आकृति होती है। इसकी सहायता से अज्ञात चालक का प्रतिरोध यानी जो कोई भी अज्ञात है उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ से दिया है क्या, जब धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है तो P/Q बराबर R/, यानी कोई विक्षेप नहीं है तो एक दूसरे का क्या होगा, प्रतिरोध सारा बराबर हो जाएगा। ठीक, अब विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, यदि हम विद्युत धारा में कुछ रसायन की चीज डालें तो क्या प्रभाव, जब किसी विद्युत धारा के विद्युतीय अपघट अम्ल या क्षार के विलयनों में से गुजरती है तो विलयन अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक, ये था आपका रासायनिक प्रभाव। फैराडे का नियम क्या बोलता है, फैराडे का प्रथम नियम बोलता है यानी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विद्युत अपघट्ट के प्रभावित आवेश के समानुपाती होता है। ठीक, मतलब क्या होता है, ये यम क्या है, द्रव्यमान है, और जेड जो है पदार्थ के विद्युत रसायन तुल्य है। ठीक, इसमें क्या होता है, यहाँ से यानी यम बराबर क्या होता है, ZIT होता है। अब सेकेंड नियम क्या कहता है, यदि विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघटों के समान समय के लिए प्रतिरोध है। ठीक, यानी प्रभावित हो रहे तो इलेक्ट्रोडों के मुक्त हुई पदार्थों का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्य के समानुपाती होता है। M1/M2 बराबर E1/E2 होता है। यही तुमसे पूछा है। अब देखिए क्या दिया, E1 और E2 पदार्थ के रासायनिक तुल्य हैं, तो यानी Z2 बराबर क्या होता है, E1/E2 होता है। फैराडे का नियम क्या कहता है, ये था आपका फैराडे के विद्युत अपघटनी संबंध नियम। अब फैराडे का नियतांक यानी फैराडे का जो कांस्टेंट है वो क्या करता है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्य को मुक्त कराने के लिए जो आवेश की मात्रा एक यानी क्या होता है, फैराडे नियतांक कहलाता। कहने का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ में 1 ग्राम जो तुल्य को मुक्त कराने में यानी कोई तुल्य है 1 ग्राम उसे मुक्त कराने में आवेश की जो आवेश की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या फैराडे नियतांक बोलते हैं। जिसे हम यफ से इंडिकेट करते हैं, जिसका मान
9 यानी 96,500 कूलाम होता है। ठीक, यह बराबर या नहीं होता है। ठीक, अब यह तो आपका फैराडे नियतांक हो गया, और यन क्या है, अवोगाद्रो संख्या है। ठीक है, और ई हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो ये था आपका टोटल विद्युत का टोटल थ्योरी वाला पोर्शन। अब हम क्या करेंगे, विद्युत का हम MCQ करेंगे। ठीक है, देखिए ये है आपका विद्युत का MCQ। विद्युत का MCQ पहला क्वेश्चन क्या, विद्युत क्षेत्र E यानी वेक्टर E में वेक्टर B के विद्युत यानी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो आपका यानी पहला P.E P क्रॉस E या शून्य होगा, या P यानी E क्रॉस P होता है, यानी P क्रॉस E आपका ऑप्शन सही है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, एक स्थिर बिंदु आवेश प्लस Q के चारों ओर एक अन्य प्लस Q तथा R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर यानी गतिमान है। तो यानी उसमें हमें कृत कार्य जो काम किया गया क्या होता है, W बराबर क्या होता है, Q लेमडा V होता है। तो यदि हम V हमारा क्या है, कृत कार्य शून्य है। ठीक, कृत कार्य शून्य है तो हमारा W भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आपका शून्य वाला ऑप्शन सही है। ठीक, ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या पूछ दिया, एक बिंदु से 4 मीटर दूरी पर स्थित दूसरे बिंदु के 10 कूलाम आवेश को ले जाने में 4 जूल कार्य करना पड़ता। मतलब क्या होता है, ये 10 कूलाम है, इसे क्या होता है 4 मीटर दूर, यहाँ से 4 मीटर दूर ले जाने पर 4 जूल काम करना पड़ रहा है। तो यानी बिंदु के बीच यानी विभवांतर बताना है। पहला हमारा 2 × 10⁻⁴ वोल्ट हो गया, और दूसरा क्या दिया, 2 × 10⁻2 वोल्ट हो गया, या 4 वोल्ट हो गया, या आपका 3 × 10⁻1 वोल्ट हो गया। तो आप यहाँ से W बराबर कितना दे दिया, 4 दे दिया, V यानी Q हमारा कितना कूलाम, 10 कूलाम दे दिया। तो V यानी डेल्टा V बराबर W/Q हो जाएगा, यानी 4/10 यानी 4 × 10⁻1 वोल्ट आपका ऑप्शन सही है। ये था आपका 3 वाला। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछा, जब प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के समीप लाया जाता है तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है यानी घटती है, या बढ़ती है या नियत रहती है, या कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। जब प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के समीप लाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है बाबू, घटने लगती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी घटने लगती है। अब क्या यानी छठा नंबर यानी 5वां नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन नाभिक के चारों ओर R त्रिज्या में यानी R त्रिज्या में वृत्ताकार पथी पर घूमता है, तो उन दोनों के बीच कूलाम यानी F यानी वेक्टर F हमें बताना है, -1/4πε0 इंटू E² R पे Q यानी R पे आपका कैप है। दूसरा ऑप्शन 1/4πε0 इंटू E पे स्क्वायर R3 है और आपका R कैप है। तीसरा ऑप्शन क्या था, -1/4πε0 इंटू A² R² R पे वेक्टर है। ठीक, चौथा ऑप्शन क्या दिया, 1/4πε0 है, E² R² आप R के कैप है। तो आपका C वाला ऑप्शन ये सही है। ठीक है, अब क्या पूछा है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले के इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि ये उसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है। तो यानी गोले के केंद्र पर विभव आपका होगा, पहले देखिएगा 5 वोल्ट या 10 वोल्ट या 15 वोल्ट या 0 होगा। कहने का मतलब क्या होता है, आवेशित गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विभव का समान होता है। तो मतलब क्या होता है, केंद्र पर विभव का मान कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। यदि 10 वोल्ट यदि समान है तो क्या 10 वोल्ट दिया तो 10 वोल्ट समान हो जाएगा। तो ठीक, आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आपका छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, चित्र में A व B के बीच तुल्य विद्युत है यानी विद्युत धारिता है। पहला विद्युत धारिता है, जबकि प्लेटों के यानी प्लेट का क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है। दो संलग्न प्लेटों के बीच की दूरी हमें बतानी है। ठीक, आपका यहाँ से आपका डायग्राम दे रखा है, ऑप्शन क्या दे रखा, 2ε0/A, दूसरा 2/3ε0/A यानी 0A/D होता है। ठीक, अब तीसरा दिया है क्या, 3ε0A/D होता है, और चौथा क्या दिया, 4ε0A/D होता है। तो आप यहाँ से देखिए क्या दिया, C बराबर ε0/A/D। अब प्लस क्या होता है, C यानी क्या होता है ε0A/A यानी 2 दिया है ना, A और B क्या करती हैं, और प्लस क्या होता है, इनके बीच में A और B के बीच में 1 2 3 है, तीनों क्या करें, सबको ऐड करिए तो कितना 3ε0/A वाला ऑप्शन दिया। ठीक, 3ε0 कहीं आंसर दिया है।
आपका सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आते हैं 9वें नंबर को 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर को क्या क्वेश्चन पूछा है? 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र 2 न्यूटन पर कूलाम है। संधारित्र की ऊर्जा घनत्व बताना है। ठीक है, ऊर्जा घनत्व 17.7 × 10⁻⁻12 है। ठीक है, आपका 12, दूसरा 12 जूल पर मीटर क्यूब हो गया, दूसरा 8 × 10⁻⁻4 जूल × मीटर पे क्यूब है, तो तीसरा ऑप्शन 2 जूल पर मीटर क्यूब है, चौथा जो दिया है 4 जूल पर मीटर क्यूब है। आप देखिए क्या दिया यहाँ से, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E का स्क्वायर हो गया। E/2 एप्सिलॉन का मान कितना दे होता है? 8.8 × 10⁻⁻12 है। अब 2 का यहाँ से मान रख दिए। अब इसे यदि सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.7 × 10⁻⁻12, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछा, किरचॉफ का नियम, यानी किरचॉफ के नियम किस पे डिपेंड करता है? यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी प्रथम नियम ही बताए ना, ऊर्जा यानी कि प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम को पालन करता है, और दूसरा जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो हमसे पूछा प्रथम, तो आपका आवेश संरक्षण नियम का पालन ऑप्शन सही है। ठीक, अब चित्र में आई का मान क्या होता है, यहाँ से दे दिया। ठीक, अब देखो ये आपका ये भी डायग्राम देखेंगे, पहला हमारा 6 एम्पियर, 4 एम्पियर या 3 एम्पियर या 1 एम्पियर। अब देखिए क्या दिया, ये आई इक्वल टू कितना, तो 0, तो आई + 4, यहाँ से देखो 4 दिया है, उसके बाद हमारा 6 दिया, उसके बाद 3 दिया, उसके बाद 1 दिया, बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो ठीक, इसे हम ऐड करेंगे टोटल कितना आ जाएगा, 6, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ से ऐसे पूरा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर आपका आंसर है। 6 एम्पियर कहीं दिया, 6 एम्पियर आपका हो गया। ये था आपका विद्युत वाला चैप्टर। ठीक है, विद्युत वाला चैप्टर का थ्योरी के साथ साथ MCQ, इसके पहले एक वीडियो आपको हम डाल दिए हैं। ठीक, उसका आप वहाँ से वो प्रथम लेक्चर है, ये दूसरा लेक्चर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।